हेलो गाइस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन बाय डॉक्टर गीता में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है हेयरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण बाधिता। आज हम श्रवण बाधिता के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि श्रवण बाधिता का अर्थ क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, कौन कौन से कारण हैं, इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, इसके इनकी देखभाल कैसे कर सकते हैं इन बच्चों की, और इनको प्रशिक्षण है वो क्या दे सकते हैं, और एक अध्यापक की क्या भूमिका है। आज हम इन सब विषयों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हम हर रोज़ एक टॉपिक है वो पूरा डिफाइन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम हैं वो नज़दीक आ गए हैं, इसलिए हम हर रोज़ एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, एवरी वीडियो को लाइक शेयर एंड वॉच करें, कमेंट करें। और जो आज हम ये टॉपिक कर रहे हैं ये बीएड में ही नहीं, ये डीएड में भी आता है, काफ़ी बड़ा कॉमन टॉपिक है और कई बार जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी क्वेश्चन आ जाता है इससे संबंधित, श्रवण बाधिता से संबंधित। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि श्रवण बाधिता, श्रवण बाधिता का अर्थ बाधिता कह सकते हैं या इसको श्रवण असमर्था भी कह सकते हैं। किसी वे में वो आपसे क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछ सकता है, वो आपसे ये भी कह सकता है कि श्रवण बाधिता के अर्थ को परिभाषित कीजिए या श्रवण असमर्था के अर्थ को परिभाषित कीजिए। वो कैसे भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है, तो इसलिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। श्रवण बाधिता का अर्थ संबंध श्रवण यंत्र प्रक्रिया के स्थिरीकृत होने से है, कि जिसके द्वारा हम सुनते हैं कि हमारे कान में किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, कोई स्थिति होती है, जैसे बाहरी कान के बाहरी हिस्से में या मध्य या अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, जिसके कारण हमें सुनने में समस्या हमारे सामने खड़ी होती है, और इसी श्रवण बाधिता से श्रवण असमर्था है वो पैदा होती है। और यह श्रवण असमर्था न्यूनतम से अधिकतम हो सकती है, यानी पहले आपको कम है और धीरे धीरे वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। ये जन्मजात भी हो सकती है और जन्म के पश्चात किसी दुर्घटना या किसी बीमारी के कारण, किसी गलत दवाई का सेवन करने से आपको हो सकती है। व्यक्ति पूर्ण रूप से बहरा या ऊंचा सुनने वाला हो सकता है। ये दोष बाधित प्रकृति की और श्रवण दोष की मात्रा पर निर्भर करता है कि आपको कितना श्रवण दोष है, यानी आपको सुनने में कितनी समस्या है, कि आप थोड़ा सा ही आवाज़ थोड़ी तेज़ करते हैं तो आपको सुन जाता है, आपके थोड़ी सी दूर बैठे हैं तो भी आपको सुन जाता है, लेकिन काफ़ी दूर होते हैं तो आपको सुनाई नहीं देता। तो ये उस पर निर्भर करता है कि आपके दोष की मात्रा कितनी है, आपकी समस्या कितनी है। और जिसको इन सब प्रकार की समस्या आ रही है, कि सुनने में समस्या आ रही है, किसी को ऊंचा सुनाई देता है, जिसको श्रवण बाधिता या श्रवण असमर्था का नाम है वो दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा श्रवण बाधित बच्चों की विशेषताएं, कि जो इस श्रवण बाधित बच्चे हैं जिनको सुनने में समस्याएं हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। क्योंकि श्रवण बाधित एवं असमर्थी बच्चे, यानी जिनको सुनने में समस्याएं हैं, जो सुन नहीं पा रहे हैं, उन बच्चों या व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक या व्यवहारात्मक विशेषताओं का अगर हम अध्ययन करते हैं तो इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे भाषा और वाणी का विकास, लैंग्वेज एंड स्पीच डेवलपमेंट। इसमें क्या है कि भाषा और वाणी के विकास से जुड़ी कुछ विशेषताएं, निम्न विशेषताएं श्रवण असमर्थी लोगों में भी होती हैं। जैसे बिना प्रशिक्षण के श्रवण असमर्थी बालकों में भाषा का विकास है वो सामान्य नहीं होता है। श्रवण बाधित और असमर्थी बच्चों में भाषा सीखने की योग्यता कुप्रभावित होती है, क्योंकि जब सुना ही नहीं देगा हमें अच्छे से तो हम सही शब्द है न तो उसका उच्चारण अच्छी प्रकार से कर सकते हैं और ना ही उसके अर्थ को सीख पाते हैं, क्योंकि जब तक हम अच्छी प्रकार से नहीं सुनेंगे तो हमारा उसके प्रति जो नॉलेज है वो कम होती है, प्रभावित होती है।
जैसे कई बार देखा है ना आपने, बहरे बच्चों को या बहरे व्यक्ति हैं कि हम उसको कहते कुछ हैं और उसको सुनाई कुछ और देता है, वो कोई और रिएक्ट करता है उसके प्रति। तो ऐसा होता है। बहरेपन से बोलने में अयोग्यता स्वयं ही आ जाती है। ऐसा दृष्टिकोण विज्ञान पर भी आधारित नहीं है, क्योंकि अगर आपने कुछ कहा और उनको कुछ और सुनाई दिया है तो निश्चय ही है कि उनका व्यवहार है वो वैसा ही प्रदर्शित करेंगे। आप कुछ को, वो अपोजिट उसके रहेगा। ये एक सामान्य बात है ऐसे व्यक्तियों में। श्रवण दोष जितना प्रारंभ होगा, भाषा की कमी उतनी अधिक होगी। एक प्रारंभ से ही बच्चे को सुनने में समस्या आ रही है, जन्म से ही है उसको सुनने में समस्या है, बहरा है वो, उसको सुनाई नहीं देता है, तो निश्चय ही उसका भाषा का जो विकास है वो अच्छी प्रकार से नहीं होगा। जबकि अत्यधिक श्रवण दोष सामान्य भाषा विकास में बाधक होता है। फिर भी ऐसे बहुत कम बहरे लोग होते हैं जिन्हें भाषा कुछ प्रयोग है वो नहीं सिखाया जा सकता। नेक्स्ट है बौद्धिक योग्यता। कि बौद्धिक योग्यता की बात करते हैं तो इसमें असमर्थ व्यक्ति की कुछ विशेषताएं होती हैं, यानी जिनको सुनाई नहीं देता है, जो सुनने में असमर्थ हैं। सबसे पहले ये आवश्यक नहीं होता कि बहरे बच्चे सामान्य की तुलना में बौद्धिक विकास में धीमे ही हों, क्योंकि उनको सिर्फ सुनने में समस्या है। जरूरी नहीं है कि वो मानसिक रूप से सामान्य बच्चों से पिछड़े हों, ये जरूरी नहीं है। सामान्य और बहरे बच्चों में चिंतन प्रक्रिया एक समान ही होती है। वो किसी चीज़ के बारे में चिंतन यानी मनन करना, विचार करना, सोच विचार कल्पना है, वो एक जैसी होती हैं। बहरे बच्चे सामान्य बच्चों की तुलना में बौद्धिक क्रियाओं में कार्य संपन्नता कम प्रदर्शन करते हैं, और श्रवण बाधित बच्चों में अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में शाब्दिक परीक्षणों की अपेक्षा अधिक अंक है वो होते हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक उपलब्धि की, एकेडमिक अचीवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें श्रवण बाधित या जो असमर्थी बच्चे आप कह सकते हो कि इनकी शैक्षिक उपलब्धियों के क्षेत्र में कमी रहती है। ऐसे बच्चों में पठन संबंधी न्यूनता होती है जो भाषाई कौशलों पर निर्भर करती है, क्योंकि टीचर पढ़ा रहा है उसको सुनाई ही नहीं दे रहा है तो वो गलत सुनेगा और उस चीज़ का गलत प्रोनाउंसिएशन करेगा, उच्चारण गलत करेगा, वो सीख भी गलत पाएगा। श्रवण बाधित या जो असमर्थी बच्चे हैं उनकी शैक्षिक उपलब्धि के चिंताजनक चित्र में कोई सुधार दिखाई नहीं देता है। ऐसे बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि में न्यूनता का मुख्य कारण होता है स्कूल और कक्षा का वातावरण, जिसकी प्रकृति है वो भाषाई होती है, और बहरे बच्चों में भाषा कौशलों का अभाव होता है, क्योंकि उन्हें सुनाई नहीं देता, और सुनाई नहीं देगा तो हमारी भाषा है उसका अच्छी प्रकार से विकास नहीं हो पाएगा। हम ज़्यादा शब्दों को नहीं सीख पाएंगे, सही प्रकार से नहीं सीख पाएंगे कि कैसे इन शब्दों का कब कहाँ कैसे प्रयोग करना है, कैसे इसका उच्चारण करना है। तो उसमें हमारे जो बहरे बच्चे होते हैं उनके सामने काफ़ी समस्याएं हैं वो खड़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट है सामाजिक और व्यावसायिक समायोजन, सोशल एंड ऑक्यूपेशनल एडजस्टमेंट। ऐसे बच्चे हैं जिनको सुनाई कम देता है या जिन व्यक्तियों को कम सुनाई देता है, वो अपने व्यवसायिक क्षेत्र में भी और सामाजिक क्षेत्र में भी वो तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। समायोजन यानी तालमेल करने में उनको काफ़ी समस्याएं आती हैं। जैसे श्रवण बाधित बच्चों की सामाजिक और व्यक्तिगत विशेषताएं सामान्य बच्चों की तुलना में भिन्न होती हैं, यानी अलग अलग होती हैं। ऐसे बच्चे संप्रेषण समस्याएं यानी विचारों का आदान प्रदान करने में समस्याएं आती हैं, और सामाजिक अंतर्क्रिया में असफलता के कारण अलग थलग है वो रहते हैं। श्रवण बाधित बच्चे अपना एक समूह बनाते हैं जिससे इनकी रुचियां साझी होती हैं, और ऐसे बच्चों में संप्रेषण समस्या के कारण सामाजिक समायोजन की समस्या भी काफ़ी एक बड़ी गंभीर समस्या होती है। नेक्स्ट कुछ अन्य विशेषताएं कि और भी ऐसी बहुत सारी विशेषताएं इनके अंदर होती हैं, जैसे जो श्रवण बाधित बच्चे हैं वो बौद्धिक योग्य, शैक्षिक उपलब्धि और व्यक्तिगत सामाजिक समायोजन की दृष्टि से भी निम्न स्तर के होते हैं। ऐसे बच्चों के IQ परीक्षण में अपेक्षाकृत कम अंक लेते हैं, क्योंकि ये जब आप किसी चीज़ का इनका टेस्ट करोगे, IQ लेवल अगर आप जांचोगे तो इनका है वो लेवल कम आएगा। शैक्षिक विषयों में भी इनकी कार्य संपन्नता निम्न स्तर की होती है। ये सभी न्यूनतम
मूलभूत भाषाई कौशलों के विकास के अभाव के परिणाम स्वरूप ही होती हैं, क्योंकि जब तक बच्चा भाषा उसकी समृद्ध नहीं होगी, भाषा की समृद्धि ही हमारे ज्ञान के स्तर को बढ़ाती है। यह आवश्यक नहीं है कि उपरोक्त जो विशेषताएं जो हमने पढ़ी हैं, जिनके बारे में हमने जाना है कि हर एक असमर्थी में विद्यमान हो, कि ये सारी जरूरी नहीं है कि जिसको सुनाई नहीं दे रहा हो, यानी जो सुनने में असमर्थ हो उन्हीं के अंदर हो। हर श्रवण असमर्थी बालक की विशेषताएं हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि किसी में जो श्रवण बाधिता है, सुनने की जो समस्याएं हैं, किसी में कम और किसी में ज़्यादा हो सकती हैं। उसी के अनुसार उसकी व्यवहार, उसकी जो विशेषताएं हैं उनमें हमें विभिन्नता है वो नजर आती हैं। नेक्स्ट है हमारा श्रवण असमर्थता के कारण, कि इसके श्रवण असमर्थता के कारणों को जानना अति आवश्यक है कि किन कारणों से ये असमर्थता यानी बाधिता है वो उत्पन्न होती है, और ये ज्ञान इस दोष का सामना करने और बच्चों की सहायता करने में सहायक हो सकता है, जिसके कुछ कारण हैं। सबसे पहले है जन्म के समय तथा जन्म के बाद की परिस्थितियाँ, कि कंडीशन एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड आफ्टर द बर्थ, कि जन्म के समय की परिस्थितियां और जन्म के पश्चात की परिस्थितियां निर्भर करती हैं, क्योंकि कई बच्चों को ये बीमारी है वो जन्मजात हो जाती है, जन्म से ही उनको सुनाई नहीं देता है, और कुछ बच्चों को ये जन्म के पश्चात खेलते वक्त, किस चोट लगते वक्त, या जैसे बच्चा पानी में खेल रहा है, कान में पानी घुस जाता है, घुसने के कारण उसको समस्याएं आ सकती हैं, या किसी गलत दवाई का सेवन करने से, दुर्घटना होने से, एक्सीडेंट होने से बहुत सारी स्थितियां हो सकती हैं जिनके कारण बच्चे के अंदर ये समस्याएं होती हैं। जैसे जन्म के समय प्रयोग किए गए उपकरणों के घाव से भी समस्या हो सकती है, ये ऑक्सीजन के अभाव के कारण भी हो सकती है, और इस प्रकार के बच्चे जन्म के एकदम बाद बच्चों को पीलिया का होना, कान या आँख में किसी द्रव पदार्थ का बहना, इन दोषों को तुरंत दूर किया जाना चाहिए, वरना ये दोष हैं वो श्रवण बाधिता को पैदा कर देते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है वंशानुक्रम, कि हेरिडिटी का भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये दोष है वो दर पीढ़ी दर है वो स्थानांतरित होता रहता है। कई बार पेरेंट्स में ऐसी समस्याएं होती हैं कि जो पेरेंट्स को समस्याएं हैं, जो बीमारी है वो बच्चों में भी, यानी हेरिडिटी के माध्यम से वो बच्चों में भी स्थानांतरित हो जाती है, और जिसको ये बीमारी है वो वंशानुक्रम भी हो सकती है। कुपोषण, कि कुपोषण की अगर हम बात करते हैं तो ये कई बार श्रवण बाधिता के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे गर्भावस्था के दौरान, यानी जब बच्चे की माँ है, प्रेगनेंसी के दौरान यदि माँ को संतुलित आहार नहीं मिलता है, विटामिन प्रोटीन युक्त भोजन नहीं मिलता है, तो ऐसे दोषों की संभावनाएं हैं वो रहती हैं। और गर्भावस्था में माँ तीखे मसाले, शराब, सिगरेट, गांजा या किसी प्रकार का नशा आदि का अगर सेवन करती है, बीड़ी यानी धूम्रपान अगर करती हैं, तो इन दोषों के पनपने की भी पूर्ण संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि नशीली वस्तुएं हमेशा हमारे शरीर पे नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, और निश्चय ही गर्भावस्था के दौरान हमारे बच्चों पर भी उसका पड़ना स्वाभाविक है। अगर कोई भी माता अगर इनका सेवन करती है तो निश्चय ही उसके बच्चे पर उसका प्रभाव है वो कई बार देखने को मिलता है, जिससे गर्भावस्था के दौरान माँ को इन कुपोषणों से है वो बचना चाहिए। उसको पौष्टिक भोजन है वो लेना चाहिए, और किसी प्रकार के नशा या नशीली दवाइयों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है छूत के रोग, कि कई बार छूत के रोग होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं, कि जैसे एक दूसरे को छूते ही वो रोग हो जाता है, हम उसके शिकार हो जाते हैं, और इससे उसके श्रवण अंग भी प्रभावित होते हैं। जैसे परिणाम स्वरूप श्रवण क्षमता को प्रभावित होती है, और नए पैदा हुए बच्चे को छूत के रोगों से हमें बचाना चाहिए, ताकि वो किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित ना हो, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी भी वीक होती है, और कोई भी संक्रामक बीमारी है वो उनको जल्दी है वो संक्रमित कर सकती है। इसलिए हमें अपने बच्चे के आसपास के वातावरण और आसपास ऐसे अगर किसी बीमारी से कोई व्यक्ति ग्रसित है तो उससे हमें बच्चे को दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट है दवाएं, कि कई बार गर्भवती महिला है वो अत्यधिक दवाइयों का सेवन कर लेती है, और उस सेवन से श्रवण बाधिता का कारण बन जाता है। जैसे गर्भावस्था के दौरान
किसी भी लेडीज़ को मलेरिया वगैरह हो गया, उसको कोई बुखार हो गया मलेरिया जैसा, और उसको कुनीन की दवाई दी गई, तो इसका जो प्रभाव है वो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है और वो किसी न किसी अंग पर पड़ सकता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को दवाइयों का सेवन ज़्यादा करने से है वो बचना चाहिए, और ऐसी दवाओं का तो सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिससे बच्चे के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़े। नेक्स्ट है श्रवण बाधितों की पहचान, कि जो बच्चे हैं जिनको सुनने में समस्याएं हैं या श्रवण असमर्थी बच्चे आप कह सकते हो, कि उनकी पहचान आप कैसे कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है कि उन बच्चों की जो पहचान है वो जल्दी से जल्दी की जाए, किसी प्रकार की देरी ना हो, क्योंकि कई बार ये होता है कि बच्चे के जन्म के समय ही वो स्थिति पैदा हुई हो, तो जस्ट अगर हमें पता चल जाता है तो उस समस्या का समाधान है वो शीघ्र ही हो सकता है, इलाज के द्वारा उस समस्या का समाधान हो सकता है, उसमें हमें देरी नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि अगर बच्चे की सुनने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है तो निश्चय ही उसकी भाषा विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। तो हमें कुछ बातें हैं जिनका ध्यान में रखना है कि बच्चा अगर इस प्रकार का बिहेव तो नहीं करता है तो हमें ज़रूरी है कि उस चीज़ को ध्यान में रखें, और उसके पश्चात अगर ऐसा बिहेव करता है तो हमें बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उसका उपचार है वो कराना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान करना है? सबसे पहले, क्या बच्चा बेचैनी का प्रदर्शन करता है, कि वो बैठा है, कोई बोल रहा है, वो कभी इधर कान को हिला रहा है, कभी इधर हिला रहा है, गर्दन को इधर उधर कर रहा है, मतलब एक बेचैनी सी महसूस कर रहा है। क्या बच्चा ऐसा कर रहा है तो आप उसको नज़रअंदाज ना कीजिए। क्या बच्चे के कान में कोई विकृति है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, या कुछ फोड़ाफोंस या कुछ इस प्रकार की कोई समस्या है, या कोई और चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। क्या बच्चे के कान से कोई तरल पदार्थ बह रहा है? कई बार देखा है कि वे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं, माँ जब बच्चे को स्तनपान करवाती है, दूध पिलाती है, तो वो लेटे लेटे बच्चों को दूध पिला देती है, और वो लेटने से बच्चे के कानों पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और बच्चे के कान हैं वो बहने लग जाते हैं। तो वो ज़्यादा बहने लग जाते हैं तो हमें उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के पास उसको लेके जाना चाहिए। और एक सजेशन भी मैं देना चाहूँगी कि जो लेडीज़ हैं, बच्चे छोटे बच्चे हैं जिनके, वो कभी भी अपने बच्चे को लेट के दूध ना पिलाएं, बैठ के बच्चे को दूध पिलाएं, ताकि उसके बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्याएं ना आए। अगर ऐसा कोई तरल पदार्थ बह रहा है तो भी हमें उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, तुरंत हमें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। क्या बच्चा निर्देश की पुनरावृत्ति के लिए कहता है, कि आप कुछ कह रहे हो उनको कुछ काम, और बार बार कहते हैं कि आप क्या कह रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रहे हो, फिर से बोलो आप क्या कह रहे हो। अगर ऐसा कर रहा है तो भी हमें उस बात को नज़रअंदाज है वो नहीं करना चाहिए। क्या बच्चा कान में बार बार दर्द की शिकायत करता है, कि कान में मुझे ज़ोर से दर्द हो रहा है, तो भी क्या आपका बच्चा आपके निर्देशों के पालन करने में असमर्थ है, कि आप उनको कुछ काम कह रहे हो और वो सुनाई नहीं कर रहा है, आपको ये लग रहा है कि उसको सुनाई नहीं दे रहा, क्यों नहीं कर रहा है, चाहे आप पास बैठे हैं तो भी वो ऐसा कर रहा है, तो आपको उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बार बार एक बार कहने से तो चलो ऐसा हो सकता है कि शायद बच्चे को सुनाई ना दे दो, कि बार बार ऐसा ही वो व्यवहार कर रहा है तो उसको नज़रअंदाज मत कीजिए। क्या आपका बच्चा अपने कान में बार बार खुजली करता है, उसको खुजली होती है? क्या बच्चा बोलने वाले व्यक्ति के चेहरे में स्वयं को केंद्रित करता रहता है, कि बोल क्या रहा है, उसके हाव भाव को देख रहा है कि वो कब किन शब्दों के, क्योंकि वो उसके होठों के भाषा, उसके जो फेस के से जो झलक है उसको आ रही है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है, वो उसको देखता है कि क्या कहना चाह रहा है, उसको समझने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको वो बोलने से उसको सुनाई नहीं दिया, तो वो चेहरे के हाव भाव को पढ़ के समझना चाहता है कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। कि वो बार बार आपकी तरफ केंद्रित है, आपको घूर के देख रहा है, बड़ी ध्यान से देख रहा है, तो भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कक्षा में जब अध्यापक शाब्दिक रूप से कुछ उदाहरण समझाता है, कोई एग्जाम्पल समझाता है, तो क्या बच्चा अपने साथियों से नोट लेने के लिए सहायता मांगता है, कि टीचर क्या कह रहा है, मुझे सुनाई नहीं दिया, टीचर क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, ऐसा कर रहा है? तो भी अगर एक बार कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन बार बार वही चीज़ें बच्चा बार बार दोहरा रहा है, तो अध्यापक को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए और उसके अभिभावक से मिलकर उसके बारे में बातचीत है वो
करनी चाहिए। जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं कि अगर इनका आपके जो वेतन हैं उनसे अगर यदि कुछ उत्तर हाँ में हैं तो अध्यापक बच्चे की श्रवणबाधिता का अनुमान लगा सकता है कि ऐसे रीजन उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं तो निश्चय उसमें श्रवणबाधिता है, यानी वो सुनने में असमर्थ है। ऐसे बच्चों को विशेषज्ञ के पास तुरंत भेज देना चाहिए। उनके माता पिता से आपको मिलना चाहिए और बैठकर बातचीत करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि बच्चे को किस प्रकार की समस्याएं हैं। आपको एक डॉक्टर के पास लेके जाना है, एक विशेषज्ञ के पास लेके जाना है और उनसे बच्चों का चेकअप करवाएं और किसी प्रकार की कोई समस्याएं हैं तो उसका उपचार है वो कराइए। नेक्स्ट है श्रवण असमर्थ बच्चों की देखभाल और प्रशिक्षण, कि जो सुनने में असमर्थ हैं जो बच्चे, उनकी किस प्रकार से केयर की जा सकती है, कैसे उनका देखभाल, कैसे उनका रखरखाव किया जा सकता है और किस प्रकार से उनको प्रशिक्षित है वो किया जा सकता है, कैसे प्रशिक्षण हम उनको दे सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। कि सबसे पहले जो श्रवण असमर्थ बच्चे हैं वो एक दूसरे से कई प्रकार से भिन्न होते हैं। यह भिन्नता श्रवण दोष के प्रकार की वह मात्रा के रूप में होती है, क्योंकि ये उस मात्रा पर निर्भर करता है कि बच्चे को कितना दोष है, उसको सुनने में कितनी समस्याएं हैं। किसी को थोड़ा बहुत थोड़ी सी साउंड ही तेज की उसको सुनाई दे देता है और किसी को ज़ोर से चिल्लाते हैं तब उसको सुनाई देता है। यानी उनकी जो सुनने की क्षमता है उसमें डिफरेंस है, विभिन्नता है और वो उस पर निर्भर करती है कि किसको कितना है। और जो शिक्षा का अधिकार है वो सभी का है, ये नहीं है कि जो सामान्य बच्चे हैं उन्हीं को शिक्षा का अधिकार है, नहीं। चाहे वो श्रवण ग्रसित बाधित बच्चे हैं, असमर्थ बच्चे हैं, या वो दृष्टि दोष वाले बच्चे हैं, या किसी को वाणी संबंधी कोई समस्या है, या मंदबुद्धि बच्चे हैं, यानी प्रत्येक बच्चे को शिक्षा लेने का अधिकार है। इस बात को हम नकार नहीं सकते और एक सामाजिक प्राणी होने के नाते, एक सामाजिक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि ऐसे बच्चों की हम देखभाल करें, उनका सही समय पर उनके माता पिता से मिलकर उनको गाइड करें कि बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, उनको किस प्रकार की समस्याएं हैं, उनको किस प्रकार के इन्वायरमेंट में रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी हमारी जिम्मेदारी बनती है। जैसे परिवार का भी दायित्व बनता है। जिस परिवार का वो बच्चा है, जिस परिवार का वो अभिन्न अंग है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, स्कूल की भी जिम्मेदारी बनती है, समाज की भी बनती है, यानी जिस कम्युनिटी में आप रह रहे हो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है उसके साथ उसकी केयर करना, उसकी देखभाल। ये होता है ना कि हमें पता होता है हमारे आस पड़ोस में अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, भाई इसको कम सुनाई देता है, इसको ऊंचा सुनाई देता है, तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, हम जोर जोर से बातें करते हैं क्योंकि उसको धीरे बोलने से सुनाई नहीं देता। अगर उसकी कोई बात अगर हम कहते हैं और उसको अपोजिट सुनाई देती है तो व्यवहार करता है, तो भी हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और दोबारा से बोलने की कोशिश करते हैं कि ताकि अच्छी प्रकार से ये सुन सके और सही रिस्पॉन्स है वो दे सके। और वही हमारा ये दायित्व बनता है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ हम ऐसा व्यवहार करें जिनको इस प्रकार की समस्याएं हैं। तो माता पिता हैं, अभिभावक हैं, उनको कुछ जिम्मेदारियां हैं, किस प्रकार से वो उनका निर्वाह कर सकते हैं। सबसे पहले माता पिता का उत्तरदायित्व, कि इनके प्रति माता पिता का भी कुछ उत्तरदायित्व बनता है, क्योंकि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चे को साथ किस प्रकार का व्यवहार करें, क्योंकि श्रवण बाधित जो बच्चे हैं उनकी देखभाल और प्रशिक्षण है वो घर से माता पिता, उसके भाई बहन, उसके परिवार के अन्य सदस्य द्वारा शुरू होनी चाहिए। और सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आवाज़ और वाणी के प्रति अनुक्रियाओं पर आधारित बच्चे की शीघ्रतम पहचान करना, कि आप बार बार बोल रहे हो और वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ऐसी एक्टिविटी अगर वो कर रहा है तो हमें शीघ्र उनकी पहचान करनी चाहिए। जांच के लिए शक वाले केसों को नेट और ऑडियो विशेषज्ञों के पास लेके जाना चाहिए। परिवार द्वारा श्रवण असमर्थी बच्चों के प्रति प्रेम और प्रदर्शन करना तथा अन्य सामान्य बच्चों जैसा स्नेह है वो उनके साथ करना, क्योंकि उनके अंदर हमें हीन भावना नहीं पनपने देनी है, उनको भी और बच्चों के जैसा व्यवहार करना है, उन जैसा प्यार देना है, सम्मान देना है और उनकी जैसे ही उनकी ज़रूरतों की पूर्ति करना हमारा परम दायित्व है। ऐसे बच्चों के प्रशिक्षण के लिए अध्यापकों और विशेषज्ञों से विचार विमर्श भी करते रहना चाहिए और समय समय पर उनकी सहायता करनी चाहिए। स्कूल का उत्तरदायित्व,
कि माता पिता के पश्चात स्कूल का उत्तरदायित्व बनता है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की भी होती हैं कि माता पिता के अतिरिक्त स्कूल का भी बच्चों के देखभाल करना, उनको प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायित्व बनता है। उनकी कोई समस्याएं हैं तो इनकी भाषा के विकास की न्यूनतम और संप्रेषण का अभाव होता है, तो स्कूल किस प्रकार से इनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसके लिए बहरे बच्चों के प्रशिक्षण के लिए 3 विधियां होती हैं। सबसे 3 विधियां हैं, शाब्दिक विधि, मैनुअल विधि और सांकेतिक भाषा की संपूर्ण उपागम और पाठ्यक्रम और शिक्षण व्यू रचना। की शाब्दिक विधि की अगर हम बात करते हैं तो यानी जैसे सुनने या प्रशिक्षण, होठों का पढ़ना या स्पीच पठन आदि सभी शाब्दिक विधि के उदाहरण हैं। मैनुअल विधि, यह विधि अत्यधिक बहरे बच्चों के लिए उपयुक्त होती है, उनके लिए ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। इस विधि में जैसे संकेत भाषा और फिंगर स्पेलिंग कि हाथों के इशारों के द्वारा हम उनको समझा सकते हैं कि हमें किस प्रकार की, जैसे आप किसी से समझाना चाहते हो तो आप हाथों के इशारे से समझा सकते हो कि जैसे जाना है, आना है, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, कि आपको भोजन खाना है तो बच्चे ऐसे हाथ को इकट्ठा करके मुंह की तरफ लेके जाएंगे, कुछ पीना है तो ऐसे संकेत करेंगे नीचे की तरफ। तो ऐसी बहुत सारे सांकेतिक भाषाएं हैं जिनके बारे में उनको प्रशिक्षित किया जाता है। सांकेतिक भाषा में यानी संकेत के द्वारा उनको बताया जाता है कि आजकल अमेरिकन सांकेतिक भाषा ऑसिलेशन का प्रयोग बहुत अधिक बहरे व्यक्ति करते हैं और इस भाषा में ऐसे बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है। यह केवल प्रशिक्षण शिक्षकों का कार्य ही होता है, क्योंकि जिन्होंने उस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, महारत हासिल की है, वही अध्यापक हैं, वो बच्चों को उसके बारे में नॉलेज है वो दे सकते हैं। कि जैसे स्पेशल बीएड जो हम करते हैं उसमें इन सब सारी गतिविधियों को है वो सिखाया जाता है। कक्षा में पढ़ाते समय बच्चों को इस सांकेतिक भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक है वो करना चाहिए। फिंगर स्पेलिंग की अगर हम बात करते हैं, जो अत्यधिक बहरे बच्चे स्कूल जाने का अनुभव रखते हैं उन्हें फिंगर स्पेलिंग का ज्ञान दिया जा सकता है ताकि संप्रेषण में उन्हें सहूलियत हो, यानी विचारों का आदान प्रदान करने में, कम्युनिकेशन करने में उनके लिए आरामदायक हो, किसी प्रकार की समस्या ना हो। और इस विधि के अंतर्गत हवा में उंगलियों द्वारा आकृति बनाकर लिखा जा सकता है, या उनमें शब्द जिनके लिए कोई संकेत या चिन्ह नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति का नाम लिखा जा सकता है। इस प्रकार फिंगर स्पेलिंग द्वारा व्यक्ति लिखित भाषा का प्रदर्शन है वो करता है। नेक्स्ट है स्पीच रीडिंग की अगर हम बात करते हैं, या इसको लिप रीडिंग भी कहते हैं, यानी होठों को पढ़ना कि होठ कब बंद होते हैं, कब ओपन होते हैं, किन शब्दों के द्वारा, कि उन सब चीज़ों को समझाया जाता है, जिसको लिप रीडिंग भी कहा जाता है। इसमें श्रवण बाधित व्यक्ति होठों की हलचल या मुंह की हलचल का अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं तथा समझने का प्रयास करते हैं कि बोलने वाला क्या बोल रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है। इसका मुख्य कारण है लक्ष्य कि वातावरण में दिखाई देने वाले उद्दीपनों का अवलोकन करना, यानी उनका ऑब्जर्व करना, जो कुछ बोल रहा है उसे समझाना, और बोलने वाले होठों का हलचल यानी चेहरे के हाव भाव का अवलोकन करना कि उसका चेहरा क्या प्रदर्शित कर रहा है, वो क्या कह रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है, उनसे सीखना। नेक्स्ट है श्रवण प्रशिक्षण, यानी कई बार श्रवण बाधित जो बच्चे हैं उनको सुनने में की योग्यता होती है। इस थोड़ी सी बची हुई श्रवण क्षमता का प्रयोग करने के लिए उसे उचित प्रशिक्षण है वो दिया जाना चाहिए। जैसे विभिन्न प्रकार की भाषाओं, आवाज़ों का जागरूकता का विकास करना, वातावरणीय आवाज़ों में विभेदीकरण करने की योग्यता का विकास करना, क्योंकि 2 आवाज़ हैं वो किस है, उनमें क्या डिफरेंस है, ये उनको सिखाना। नेक्स्ट है संपूर्ण संप्रेषण उपागम या संपूर्ण संप्रेषण विधि भी आप इसको कह सकते हैं। टोटल कम्युनिकेशन मेथड, यह नवीन विधि हाल में विकसित हुई है और इस विधि में सभी विधियों और साधनों का मिश्रण कर दिया गया है, जिसमें शाब्दिक, व्यक्तिक विधि सभी प्रकार के श्रवण बाधितों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। यह संप्रेषण विधि विभिन्न स्कूलों में अधिक लोकप्रिय हो रही है।
नेक्स्ट है पाठ्यक्रम और शिक्षण व्यू रचना कि कैरिकुलम एंड टीचर की जो पाठ्यक्रम और शिक्षण व्यू रचना है, इसमें श्रवण बाधित बच्चे सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों को नहीं समझ पाते हैं। हम उनके लिए उनकी आवश्यकता और उनकी समस्याओं के अनुरूप ही हमें पाठ्यक्रम का निर्माण है वो करना चाहिए। जैसे जब किसी पाठ्यक्रम को अपनाया जाता है तो निर्देशनों के लक्ष्यों सामान्य श्रवण असमर्थी बच्चों के लिए एक समान होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। केवल सीखने की सामग्री और विधियों में संशोधन इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे कक्षा में सामान्य बच्चों की शिक्षा विचलित ना की जा सके। कि कक्षा में भारत में श्रवण बाधित और सामान्य बच्चों का अनुपात 1:5 का होना चाहिए और श्रवण बाधित बच्चों को कक्षा में आगे के बेंचों पर बिठाना चाहिए ताकि टीचर जो बोल रहा है वो उनको अच्छी प्रकार से सुन सके और वो सही है वो सीख सकें ज्ञान। कक्षा में अध्यापक ये देखे कि श्रवण बाधित बच्चा क्या कर रहा है, वो किस प्रकार की मूवमेंट कर रहा है, ऐसा भी हमें ध्यान में है वो रखना है। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। और ऐसे बच्चे स्पीच और भाषा सीखने में कठिनाई अनुभव करते हैं, इसलिए अन्य विषयों को सीखने में इनमें काफ़ी कठिनाई है वो महसूस होती है। और एक अध्यापक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे बच्चों का क्या आता है क्या नहीं आता है, इन सब का वो रिकॉर्ड रख सकता है और उस बच्चे की शैक्षिक आवश्यकता के अनुरूप है वो पाठ की योजना है वो बना सकता है। नेक्स्ट है अध्यापक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर, कि एक अध्यापक किस प्रकार से अपना रोल है अदा कर सकता है, अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकता है, उसको कैसा होना चाहिए, उसको कैसी नॉलेज होनी चाहिए, किस प्रकार का अध्यापक होना चाहिए, इन सब के बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे। कि सबसे पहले क्योंकि बच्चों को संभालने की जो जिम्मेदारी होती है वो कक्षा में एक अध्यापक की होती है और उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कक्षा में जो बच्चे हैं अगर उनमें किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई दोष है, किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो उसका पता लगाना और उसका उपचार करना व निर्देश देना माता पिता को। सबसे पहले अध्यापक को इन बातों के प्रति बच्चों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है वो विकसित करना चाहिए कि उन बच्चों के प्रति सकारात्मक सोच होनी चाहिए, बच्चों के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए, सद्भावना यानी सहयोग की भावना का आपको प्रदर्शन करना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा 1 बार 2 बार 3 बार वो पूछ रहा है बार बार, अरे बैठ तेरे को कुछ नहीं सुनाई देता आराम से बैठ जा, ऐसा व्यवहार हमें प्रदर्शित नहीं करना है। कि बच्चा जितनी बार भी पूछे हमें सकारात्मक रूप में उसको जवाब देना है, अच्छे से उसके साथ बिहेव करना है और उसको बताना है। कक्षा में ऐसे बच्चों को अगली पंक्ति में बैठाने का प्रबंध है वो अध्यापक को करना चाहिए। ये नहीं कि उन बच्चों को पीछे बिठा दे बल्कि आगे बैठाना चाहिए ताकि आप भी अच्छी प्रकार से अपना शिक्षण कार्य कर सको और बच्चे भी अच्छी प्रकार से सीख सकें। कक्षा में अध्यापक को ऐसे बच्चों को विशेषज्ञ के पास भी भेजना चाहिए। अगर कक्षा में ऐसे बच्चे हैं जिनकी समस्याएं आ रही हैं, सुनने में दिक्कत आ रही है, तो माता पिता से मिलकर और उसको डॉक्टर के पास भेजना चाहिए ताकि सही समय पर उसका उपचार है वो किया जा सके या उसकी जो समस्याएं हैं उनको कृत्रिम साधनों का प्रयोग करके उस समस्या का समाधान है वो किया जा सकता है। जैसे सुनने वाली मशीन का प्रयोग करके बच्चे आसानी से सुन सकते हैं। शाब्दिक और लिखित रूप से नए शब्दों से बच्चों को परिचित कराना चाहिए। चाक बोर्ड पर लिखते समय अध्यापक बच्चों की ओर न तो पीठ करके और ना ही पीठ करके बोले, कि ये नहीं है कि आप बोर्ड की तरफ लिख रहे हो और पीठ पीछे बच्चों की तरफ है आपकी पीठ है और उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि आप क्या लिख रहे हो। क्योंकि जब आप लिख रहे हो तो आपका बोर्ड पर लिखने का जो तरीका है वो खड़े जब आप होते हो बोर्ड पर तो 45 डिग्री के कोण पर आपको खड़ा होना है और आपको लिखना है। और लिखते वक्त बच्चों को आपके फेस हैं जो आप बोल रहे हो वो भी उनको नज़र आना चाहिए कि आपके होठ कैसे बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, ताकि वो हाव भाव को देखकर भी समझ सकें। और उनके सामने बिल्कुल सीधा खड़ा होकर आपको बोलना है ताकि उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। अध्यापक को प्राकृतिक ढंग से बोलना चाहिए
किसी प्रकार की कोई बनावट है वो शब्दों में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल कई ऐसे हैं कि चिकड़ा के बोलते हैं, ऐसे करते हैं, वो करते हैं। ऐसा नहीं कि जो नेचुरली कि किस शब्द को बोलते वक्त होठ हैं, होठ से कौन से बोले जाते हैं, नाक से कौन से बोले जाते हैं, सब बातों का है वो ध्यान रखना चाहिए, ताकि बच्चा है वो उन चीज़ों को देखकर वह उनको समझ सके। अध्यापक को ऐसे बच्चों को सहगामी क्रियाएं हैं उनके लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि पाठ्यक्रम के साथ साथ जो अतिरिक्त क्रियाएं हम करवाते हैं, जिनको सहगामी क्रियाएं बोलते हैं, चाहे वो नृत्य है, संगीत है, पेंटिंग है या और कोई अदर्स एक्टिविटी है, उनके लिए भी उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले सकते हो और आप सामान्य बच्चों से भी अधिक अच्छा प्रदर्शन है वो कर सकते हो, और इसलिए उनको प्रोत्साहित है वो करना चाहिए। अध्यापक यह भी देखे कि क्या बच्चा हर रोज नियमित रूप से श्रवण सहायक यंत्र का प्रयोग करता है या नहीं, कि जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है वो श्रवण यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं वो क्लास में बैठा और उसने मशीन तो उतार के नहीं रख रखी है। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर रख रहा है तो बच्चे को सुनाई नहीं देगा और वो अच्छी प्रकार से सीख नहीं पाएगा वो जो कार्य कक्षा में करवाया गया है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे इस चित्र में भी दिखाया गया है कि एक श्रवण यंत्र है जिससे उसको सुनाई देता है। यदि ऐसे बच्चों को पढ़ाने में अध्यापक किसी प्रकार की कठिनाई महसूस करता है तो उसे अन्य विशेषज्ञों से भी विचार विमर्श है वो करना चाहिए, क्योंकि और वो अध्यापक स्वयं किसी छोटी सी समय अवधि के दौरान भी उससे संबंधित प्रशिक्षण है, जानकारियां हैं वो प्राप्त कर सकता है कि जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उनकी क्या क्या समस्याएं होती हैं, किस प्रकार उन समस्याओं का निदान किया जा सकता है, किस प्रकार के मेथड से उनको पढ़ाना चाहिए, किन संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, उन सब के बारे में भी अध्यापक है वो जानकारी एकत्रित है वो कर सकता है। और स्पेशल प्रशिक्षित जो प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक हैं उन्हीं की नियुक्ति है वो ऐसे बच्चों के लिए करनी चाहिए, ताकि किसी प्रकार की समस्याएं हैं वो उन बच्चों के लिए ना आए। ये था हमारा आज का टॉपिक, श्रवण बाधिता या श्रवण असमर्था। ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक रहा होगा। जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एवरी वीडियो को लाइक शेयर वॉच करें, कमेंट करें। थैंक यू गाइज़।